कैसे हैं आप लोग। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम रवि पांडे है और आज मैं ये जो एमपी में रिजल्ट आ रहे हैं इन सब के ऊपर, इन सब पे केंद्रित एक वीडियो बना रहा हूँ। इसके पहले मैंने ऐसा वीडियो कभी नहीं बनाया, बस मोटे मोटे तौर पे मतलब इस पे बात की है। लेकिन आज मैं क्लियर कट ये जो एमपी में रिजल्ट्स आ रहे हैं और इनमें किस तरह बच्चे जो कि अनडिजर्विंग कैंडिडेट हैं वो सिलेक्ट हो रहे हैं, वो कैसे इसके अंदर जा रहे हैं, लूप होल्स, इन सब पे मैं बात करूँगा। देखिए, अभी एमपी फॉरेस्ट और जेल प्रहरी का रिजल्ट आया जिसमें कि जो टॉपर है उसके 100 में से नॉर्मलाइजेशन के बाद 101.66 नंबर हो गए। हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला जो कहता है उसके आधार पे किसी व्यक्ति के नंबर पूर्णांक से ज़्यादा या 0 से कम भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उस भाई ने बहुत टफ पेपर रहा होगा और मतलब ब्रिलियंट स्टूडेंट रहा होगा, जिसकी वजह से उसके नंबर एक्चुअल कम रह गए होंगे, नॉर्मलाइजेशन के बाद बढ़ाए होंगे, हमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन आपने एक और रिजल्ट देखा होगा जिसमें उस बच्चे ने, उस भाई ने पुलिस के रिजल्ट में डिस्क्वालीफाई कर गया। एससी कैटेगरी से है, ठीक है। आपको पता है कि एससी कैटेगरी 65 से 68 तक में सिलेक्शन, मतलब फिजिकल के लिए तो क्वालिफाई कर जाना था लेकिन वो क्वालिफाई नहीं कर पाया, ठीक है। तो ऐसा कैसे हो सकता है मैं आपको बता दूं। मैं जेल प्रहरी का जो एग्ज़ाम हुआ था 2020 में, मैं अपनी एग्ज़ाम डेट बता देता हूँ। 24 दिसंबर 2020 को मेरा पेपर हुआ था। सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था। मेरे 84 रॉ मार्क्स थे। इसके बाद नॉर्मलाइजेशन के बाद 85.65 हो गए और मैं एमपी में 10th रैंक के साथ आया था, ठीक है। अभी इसके बाद इसकी कहानी बताऊँगा। इसके अलावा मैं बता रहा हूँ, मैंने ग्रुप 4 का एग्ज़ाम दिया। मेरा एग्ज़ाम 17 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट में था, ठीक है। इसमें मेरे रॉ मार्क्स थे 85, प्रपोर्शनेट हुए 89.32, नॉर्मलाइजेशन के बाद बचे 87.2, ठीक है। और मेरी पूरे एमपी में 3rd रैंक लगी, ठीक। ये मेरे 2 एग्ज़ाम थे जिनमें मैं एमपी में टॉप 10 में आया था। इसके अलावा मैंने क्वालिफाई कौन कौन से किए, एमपी पुलिस का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था जिसमें मेरे रॉ मार्क्स 82 थे। नॉर्मलाइजेशन के बाद संभवतः 80 बचे। मैंने इसका डीबी वगैरह नहीं कराया क्योंकि मुझे ज्वाइन नहीं करना था, ठीक है। आप लोगों में से अगर कोई पुलिस वाला बच्चा भाई जो कि जॉब कर रहा है, रीवा जिले में पोस्टेड है, उसने मेरा लिस्ट में नाम देखा होगा, रवि पांडे नाम है मेरा, ठीक है। इसके अलावा एक मैंने दिया था जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4, जो कि पटवारी के नाम से भी काफ़ी चर्चित हुआ था, पटवारी घोटाला। मैं इस पर सब पे बात करूंगा आज। बहुत मलाल भरा हुआ है मेरे अंदर, मैं आज इन सब पे बात करूंगा। इसमें मेरे रॉ स्कोर 155 थे, प्रपोर्शनेट 161 पॉइंट कुछ हुए थे। इसके बाद नॉर्मलाइजेशन के बाद 154 पॉइंट और 9 के आसपास लगभग रह गए थे। और इसमें मैंने जो जो पोस्ट प्रेफरेंस डाली थी सब में मेरा सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। ये मेरा व्यापम का बैकग्राउंड था। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं भी एक बार 3रे रैंक पे आया था, एक बार 10वें रैंक पे आया था। मुझे पता है कि मतलब इतने नंबर लाना कितना मुश्किल होता है और इतनी पढ़ाई करने के बाद एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में कितना डेवलपमेंट होता है, कितना उसका व्यक्तित्व विकास होता है। क्योंकि ये सब केवल लूसेंट पढ़ के नहीं आने वाला है ना। हम लूसेंट पढ़ लें, मैथ रीजनिंग पढ़ लें, इसके दम पे ये चीज़ें नहीं क्रिएट होने वाली जब तक हम आत्मचिंतन, आत्मनन और अपने ऊपर वर्क नहीं करेंगे, एक अच्छा पर्सनालिटी डेवलप नहीं करेंगे, तब तक इतना स्कोर, इतना सब कुछ नहीं होने वाला। ये सब मुझे पता है, मैं पिछले 5 सालों से तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, जेल से मैं अपनी कहानी शुरू करता हूँ। क्योंकि मैंने व्यापम का पहला एग्जाम, इसके पहले मैंने पुलिस का 2017 में दिया हुआ था, उसमें फाइनल मेरिट में बाहर हो गया था, ठीक है। मैं जेल से अपनी कहानी शुरू करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे किस किस तरह के लोग भरे हुए हैं, ठीक है। जेल का रिजल्ट आया था, फाइनल रिजल्ट आया था 7 दिसंबर 2021 को। मेरी ज्वाइनिंग हुई थी 29 जनवरी 2022 को और मैं ट्रेनिंग में गया था 1 जुलाई 2022 को, ठीक है। ट्रेनिंग में मेरा आपसे निवेदन है कि ये वीडियो कंप्लीट हो, इसके बाद व्यापम की साइट पे जाइएगा, या कि आपको कहीं ना कहीं एमपी के टॉप 10 वाली जो लिस्ट है जेल प्रहरी वाली वो मिल जाएगी। नहीं मिले तो कमेंट करिएगा, मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। इसमें जो पहली टॉपर थी वो महिला थी, वो चूँकि हमारे साथ ट्रेनिंग में नहीं थी, लेकिन जिनके साथ ट्रेनिंग में थी, जिन लड़कियों के साथ, उनसे जब मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि इस लड़की से
कुछ भी नहीं आता था, बिल्कुल एकदम लुल टाइप की लड़की थी, लेकिन एमपी में फर्स्ट रैंक और 90 मार्क्स थे इसके, 90 पॉइंट और कुछ थे। ठीक है, एक्चुअल में ये लड़की एमपी के सदर्न एरिया की है, बैतूल साइड कहीं की है, लेकिन इसका एग्जाम सेंटर ग्वालियर में था। ठीक है, इसके बाद आप तीसरे नंबर पे एक लड़का था जिसे मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, शिवांश पटेल करके। उस भाई का सेंट्रल जेल सतना में पोस्टिंग हुई थी, 2-3 दिन किया था, इसके बाद जॉब छोड़ दिया था। मतलब ब्रिलियंट बंदा है, मैं उसको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। ठीक है, इसके अलावा 10वें नंबर में था मैं। ठीक है, इसके अलावा जितने बच्चे थे वो सब मेरे साथ ट्रेनिंग में थे, मैं उनको देखा हूँ। मैं ट्रेनिंग में कैप्टन मतलब एक कंपनी सीनियर चलता है जो कि मतलब पद है, ट्रेनिंग का ये टर्म है जिसमें ट्रेनिंग के जितने पूरे बच्चे रहते हैं उन सबको मतलब एक यूनिट करने के लिए, ऑर्गेनाइज और मैनेज करने के लिए कंपनी सीनियर बनाया जाता है जो कि पूरे बच्चों की मैनेजमेंट करता है। तो वो मैं उस टाइम पे था। ठीक है, मैंने देखा हुआ है ज़्यादातर बच्चे कौन से रीजन के थे, आप एमपी का मैप देखेंगे। ठीक है, इस वाले बेल्ट के थे, इस वाले यहाँ भी टीकमगढ़ वगैरह कवर हो गया, इस वाले बेल्ट के थे, यानी ये यूपी का इटावा और इस साइड वाला, एमपी में भिंड मुरैना ग्वालियर इस साइड का, और राजस्थान के इस साइड वाले एरिया की, क्योंकि एक बच्चा राजस्थान का था, 2-3 यूपी के थे। आप समझो 2-3 बच्चे मेरे साथ अदर स्टेट वाले थे ट्रेनिंग में, एक इटावा का था, एक आगरा साइड का था, एक राजस्थान का था। एमपी में एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए अदर स्टेट वालों को यूआर में आना पड़ता है। यूआर का कट ऑफ उस टाइम पे 81.99 गया था जेल का। ठीक है, जितना मुझे याद आ रहा है, हो सकता है 1-8 डिजिट ऊपर नीचे होंगे, ये एक्यूरेट है, इसमें हो सकता है कुछ गड़बड़ हो। आप ये देखो, जो बंदा 100 में से 82 नंबर लेके आ रहा है उससे खड़ी हिंदी बोलते नहीं आता भाई, वो खड़ी बोली ही नहीं बोल पा रहा है। आप सोचो, हिंदी भाषी क्षेत्र का कोई व्यक्ति उससे खड़ी बोली बोलते नहीं आ रहा है, 100 में से 82 नंबर ला रहा है, कैसे संभव है। नाबार्ड का एग्जाम उस टाइम पे फॉर्म आए थे, हम लोग क्या था ट्रेनिंग में छुट्टियां कम मिलती हैं तो लोग फॉर्म भरते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ताकि इसके बेस पे छुट्टी मिल सके। नाबार्ड का फॉर्म आया था, मुझे जानकारी नहीं है कि कौन से पद के लिए था, लेकिन फॉर्म नाबार्ड का था, काफ़ी सारे लोगों ने फॉर्म भरे थे। ठीक है, इन टॉपर्स को जो सेकंड थर्ड तो ठीक है, 4th 5th ऐसे जो रैंकर्स थे उनको भाई नाबार्ड नहीं पता था कि नाबार्ड होता क्या है। आप बाकी सब तो छोड़ो, फुल फॉर्म तो छोड़ दो, ठीक है फुल फॉर्म नहीं आएगा, इतने सारे डिजिट का फुल फॉर्म याद रखना है, हमने मान लिया भाई तुम्हें भूल गया, पर ये तो पता होगा कि ये कौन सी संस्था है, किस आधार पे किस क्षेत्र में काम करती है, उन्हें ये भी नहीं पता था। और नंबर 90, 88, 87 ये नंबर थे 100 में से, उन्हें नाबार्ड का फुल फॉर्म तो छोड़ो, नाबार्ड का मतलब ही नहीं पता था ये है क्या, बात करने का शऊर नहीं था। ऐसे मैंने बच्चों को देखा हुआ है। ठीक, तो मैं चूंकि क्या है अब शासन से जुड़ के मतलब गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं शासन की किसी कार्य प्रणाली पे उंगली उठाना मेरा उद्देश्य नहीं है, ना मैं करना चाहता हूँ। मैं आप लोगों को ये आगाह कर रहा हूँ कि आप लोग जो भी कैंडिडेट अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, भाई साहब आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आप आवाज़ उठाइए। अन्यथा मैं तो ठीक है, मैं यूआर कैंडिडेट से था, मेरी ठीक है मैं तैयारी कर ले गया, किस्मत जो भी वॉट एवर यू वांट टू से, मतलब हो गया मेरा सिलेक्शन, कम से कम मैं अच्छे से जी खा रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ, जो भी मेरा जीवन पहले से थोड़ी बेहतर है। लेकिन आप सब की गारंटी नहीं है, क्योंकि ऐसे बच्चे घुसे हुए बीच में, ये कहाँ से आ रहे हैं, इन सब के लिए आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी, बिना आवाज़ उठाए कुछ नहीं होने वाला। ये था एक एग्ज़ाम का जेल वाला। जेल में मेरे साथ ट्रेनिंग में 100 लोग थे, मतलब पीओपी के टाइम पे 100 बच्चे थे, जिनमें से 20 लड़कियां थी। ठीक है, लड़कियों को मैं नहीं जानता व्यक्तिगत रूप से, लेकिन जो 80 बच्चे बचे, इन 80 में से 30 कम से कम 30 ऐसे थे जो कि डिज़र्व ही नहीं करते भाई, एग्ज़ाम क्वालिफाई करना वो डिज़र्व ही नहीं करते, लेकिन वो हमारे साथ ट्रेनिंग कर रहे थे। मतलब मैं क्या बताऊं यार कि ऐसे ऐसे लोग थे जिन्हें मतलब बहुत छोटी छोटी माइनर सी चीज़ें, बहुत मामूली सी चीज़ें नहीं पता थी, वो हमारे साथ ट्रेनिंग कर रहे थे। ठीक है, ये मैं अपनी आप बीती बता रहा हूँ, मैंने ऐसे बच्चों को देखा हुआ है। ठीक है, एक तो ये हुआ। दूसरा, अब चूंकि मैं इस विभाग को छोड़ के आ चुका हूँ, इन बच्चों से मेरा कांटेक्ट नहीं है, इसलिए मैं इनके बारे में बता पा रहा हूँ। अभी मैं रिसेंटली जहाँ पे जैसे ग्रुप 4 का एग्ज़ाम हुआ,
ठीक। तो ग्रुप 4 के एग्ज़ाम के बाद मैं बहुत सारे बच्चों से मिला, बहुत सारों के फ़ोन आते हैं, बात करने के लहजे से इन सब से समझ में आता है कि इन लोगों को कुछ भी नहीं आता जाता भाई, कुछ भी नहीं आता जाता, लेकिन ये लोग भरे हुए हैं। और यही सब अब ये ऐसा पॉसिबल कैसे हो रहा है, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। देखो पिछले साल ये जेल वाला, इसके पहले से कहानी शुरू होती है। पिछले साल सॉरी माफ़ कीजिएगा, 2018 में ग्रुप 4 का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। इस ग्रुप 4 के आप टॉपर्स एमपी में जो टॉप 10 वाले हैं उनका आप उठा के देख लेना, 90 से नीचे किसी का नंबर नहीं है, ठीक है। इस लेवल की इसमें जो भी शब्द आप इस्तेमाल करना चाहें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन बनी थी कि 100 में से 90 से कम किसी के टॉपर के नहीं थे। इवन जिस पोस्ट पे मैं भी हूँ उस पोस्ट पे यूआर से 89 नंबर वाले की वेटिंग लगी है। मेरे 87.2 हैं और मैं एमपी में 3rd रैंक लिया हूँ इसी पोस्ट में, इसी एग्ज़ाम में। और इसी एग्ज़ाम में 2018 में 89 में वेटिंग लगी हुई है, मतलब सिलेक्शन ही नहीं हुआ है ना। तो आप ये समझो, ये ग्रुप 4 2018 का ये ऐसा सीन था। इसके बाद 2020 में मैंने जेल का एग्ज़ाम दिया ही, उसका मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे क्या कंडीशन थी। ये मामला चूँकि क्या था कि जेल विभाग उस समय वैकेंसी जितना मुझे याद आ रहा है 223 या 226 कुल वैकेंसी थी, भीड़ नहीं थी इस वजह से दब गया। इसमें भी भीड़ नहीं थी इस वजह से दब गया। इसके बाद फिर 2023 में आपका पटवारी वाला एग्ज़ाम होता है, ठीक, वही ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का, ठीक। इसमें मेरे 155 नंबर आए थे और मुझे पता है कि ये 155 नंबर लाने में मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी थी, मुझे पता है, ठीक है। और किसी के अगर 180 नंबर आ रहे हैं भाई, मैं उसको साष्टांग प्रणाम करूंगा, चरणों में लेट जाऊंगा। 155 और 180 25 नंबर का सीधे सीधे डिफरेंस है, मतलब कितना होशियार होगा वो। और उस बंदे को, उस लड़की को एमपी में संभाग कितने ये नहीं पता। आप खुद देखो ये चल क्या रहा है, ये कैसे लोग हमारे साथ काम करने आने वाले हैं, कैसे लोग ये शासन की कार्य प्रणाली को कहाँ लेके जाएंगे भाई, ये गर्त में डुबो देंगे ऐसे लोग, ठीक। पटवारी का आपने देखा, पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था मार्च और अप्रैल में, ठीक है। और इसका जो हंगामा हुआ था वो जुलाई के फर्स्ट वीक में हुआ था, ठीक। इसके पहले पहले तक फॉरेस्ट का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। चूँकि ये इसका जो लफड़ा है जुलाई में प्रकाश में आया, इसके पहले तक फॉरेस्ट के एग्ज़ाम हो गए, सीधी सी बात है इसमें भी मामला गड़बड़ तो होगा दोस्त, ठीक है। जुलाई में ही हुआ था ग्रुप 4 का एग्ज़ाम। इसमें ग्रुप 4 में इसी 2023 में ग्रुप 4 का एग्ज़ाम हुआ जुलाई में ही, ठीक है। इसलिए इसमें लफड़ा ज़्यादा हुआ नहीं, और लफड़ा नहीं हुआ तो भाई 72, 73, 75 इस नंबर वाले लोग सिलेक्ट करके हमारे साथ जॉब कर रहे हैं, जो कि उम्मीद ही नहीं की थी, क्योंकि पिछले कट ऑफ के हिसाब से इनके नंबर बहुत ज़्यादा कम थे, सिलेक्शन के तो दूर दूर तक कोई चांस नहीं थे, पर वो जॉब कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसका हंगामा सामने आ गया था, इसमें कुछ गड़बड़ी हुई नहीं, ठीक है। इसके बाद अब पुलिस का जो एग्ज़ाम है, मुझे जितना याद आ रहा है अगस्त में हुआ था, 2023 में ही अगस्त में हुआ था, ठीक है। तो इसके बाद चूंकि अब पूरा सिस्टम अलर्ट हो गया, इसमें भी हंगामा नहीं हुआ होगा, तो हमारा जो भाई है 101 नंबर वाला मेरे आसपास के किसी गांव का होगा, मैं भी सतना का हूँ, वो भी सतना का है ठीक है। ये भाई साहब इसमें फेल हो गए, इन्हें हो सकता है जुगाड़ उगाड़ इसमें भी लगाई रही हो, लेकिन फेल हो गए क्योंकि यहाँ से मामला पकड़ में आ गया था, ठीक है। भाई साहब अब फेल हो गए, भाई साहब फेल हो गए तो वायरल हो गए। मेरे कहने का मतलब कुल मिला के ये है कि ये जो चल रहा है लफड़ा, ये हम सब के लिए इतना नुकसानदायक है। मैं देख रहा हूँ, मैं मतलब जैसे जब काम पे जाता हूँ, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मेरे साथ वाले जो लोग हैं, मतलब एटलीस्ट मेरे जितना तो होगी समझदारी, मैं अपने आप को बहुत कम समझदार मान के चलता हूँ, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि कम से कम मेरे जितने तो होंगे ना समझदार। भाई मेरे और उनके बीच में ना धरती आसमान का अंतर है। मैं बात करता हूँ तो मतलब मुझे अलग एहसास होता है, और सामने वाले बात करते हैं तो कान बंद करना पड़ता है। ऐसे लोग हैं, साथ में काम कर रहे हैं। आप आओगे ना जिस दिन सिलेक्ट होके, आप देखोगे, आपको असलियत पता चलेगी, ठीक। तो ये तो था व्यापम का, ठीक। अभी आपने रिसेंटली छत्तीसगढ़ पीएससी वाला मामला सुना होगा,
ये तो मैंने जो बात की ये तो ठीक है, क्लास 3 वाले जो कर्मचारी हैं उनकी। आपने अभी छत्तीसगढ़ पीएससी का अभी आपने लफड़ा सुना होगा, उसमें जो इसके पूर्व चेयरमैन थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, ठीक है, मुझे रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, कल से मैं सोच रहा हूँ इनका नाम, लेकिन सॉरी मैं गूगल भी नहीं कर पाया। इनके टाइम पे लगभग 23 लोग ऐसे थे जो कि मतलब इनके कहीं ना कहीं ये चेयरमैन थे, इनके कहीं ना कहीं पहचान के, ठीक है, या कि खास बहुत गहरे संबंधी लोग 23 लोग डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी बने हैं। आप समझो, ये क्लास 2 होते हैं सारे, डीएसपी और डिप्टी कलेक्टर क्लास 2 ऑफिसर होते हैं। और ऐसे लोग जब घुसेंगे हमारे ऊपर रहेंगे और हम भी ऐसे ही फर्जी वाले लोग भरे हुए हैं, क्या चलेगा सिस्टम? पब्लिक को क्या मिलने वाला है? तंबूरा मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मेरा आपसे कहने का इस पूरे वीडियो का मेरा उद्देश्य आपसे ये है, देखो आप अपने लिए खुद आवाज़ उठाइए, ठीक है। आप चेहरा ढूंढते फिरते हो कि हमारे लिए कोई आएगा जो बोलेगा, तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, गारंटी के साथ बता देता हूँ, मैं भी इसमें शामिल हूँ, इंक्लूडिंग मी। कोई भी आएगा आपका सपोर्ट करने, आपकी हेल्प करने, आपके आंसू पोंछने अगर आएगा तो वो सौदा करेगा आपसे। आपने ऐसा मिलता जुलता शेर सुना होगा कि आंसू गिरे तो खुद ही पहुंचिएगा, कोई दूसरा आएगा तो सौदा करेगा, ठीक है। इसमें मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ढूंढोगे कि कोई आपके लिए आवाज़ उठाए तो कोई कोचिंग वाला आएगा, जिसकी कोचिंग नहीं चल रही होती है वो ऐसे ही मेरे जैसे खड़े होके हल्ला करेगा, कोचिंग चलने लगेगी, नाम चल जाएगा, ठीक है। या तो कोचिंग अगर नहीं चल पा रही, कंटेंट अच्छा नहीं दे रहे हैं, तो आपके दम पे कोर्ट में याचिकाएं लगा के, पिटीशन लगा के वकील बन जाएंगे, आप वहीं के वहीं रह जाओगे, ठीक। इसलिए आप अपनी आवाज़ खुद उठाइए, खुद यूनाइट होइए, अपने बीच में से ही कोई बेरोजगार बच्चा उठाइए जो कि आपकी आवाज़ कोर्ट में रखे, याचिकाएं लगाए, सरकार से जवाब मांगे कि भाई ये बंदा अगर पुलिस में फेल हो गया तो फॉरेस्ट में टॉपर और 101 नंबर कैसे आ गए। आप उसका पूरा ब्यौरा लीजिए आरटीआई लगा के या कि कोर्ट में पिटीशन लगा के कि हमें बताए जाए उसके रॉ मार्क्स कितने थे और कितने नंबर उसका नॉर्मलाइजेशन में बढ़े, पुलिस में कितने नंबर थे, इतना डिफरेंस कैसे आया, सारी जानकारी लीजिए। और आपको ही लेना पड़ेगा, कोई दूसरा आएगा आपकी आवाज़ उठाते उठाते फेमस हो जाएगा, पता चला कहीं चुनाव लड़ने लगा, पॉलिटिशियन बन गया, कोई कोचिंग चलने लगी, कोई वकील बन गया और आप वहीं के वहीं रहोगे, ठीक है। इसलिए आप अपनी आवाज़ खुद उठाइए और आवाज़ें मतलब तर्क संगत, जैसे कि अभी यूपी पुलिस में एक सिस्टम शुरू किया गया है कि आपने फॉर्म के टाइम पे फोटो लगाई, ठीक है, लेकिन आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो एमपी में भी बायोमेट्रिक होता है, फोटो खिंचती है, लेकिन जब आपका रिजल्ट आता है तब वो फोटो नहीं दिखती कि कौन सी फोटो, मतलब क्या वही बंदा गया था या कोई दूसरा था। जैसे देखो व्यापम में आप एग्ज़ाम देने गए, ठीक है, एग्ज़ाम हॉल पे पहुँचे और आपकी मतलब सपोज दैट कि किसी ने जुगाड़ लगाया, ठीक है, वो व्यक्ति किसी दूसरे को भेजता है, दूसरा गया, बायोमेट्रिक वगैरह हुआ, ठीक है, एग्जाम उसको देने, अब ये पूरा सिस्टम ऊपर से नीचे तक काम करता है, मैं लूप होल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और उस व्यक्ति ने एग्जाम दिया, ठीक, लेकिन बायोमेट्रिक उसका डिलीट करके बाद में किसी और का ऐड कर दिया गया, ठीक। लेकिन अगर एग्जाम के टाइम पे उसी दौरान एग्जाम हॉल की फोटो अपलोड की जाएगी तो इससे विश्वसनीयता बढ़ेगी, ठीक। पहली मांग। दूसरी मांग ये कि एग्जाम अगर आपके 30 दिन चल रहे हैं, एक तो आप रिसोर्सेस बढ़ाइए, एग्जाम 3-3 महीने चल रहे हैं, 2-2 महीने चल रहे हैं, इनकी ड्यूरेशन को कम करिए। और आप ऐसी मतलब इतने विशेषज्ञ तो हों जो आपके क्वेश्चन तैयार करते हैं कि अगर 30 दिन एग्जाम चल रहा है तो उनमें 2-4 नंबर का नॉर्मलाइजेशन करना पड़े। किसी के नंबर अगर 30 नंबर बढ़ रहे हैं या किसी के 30 नंबर घट रहे हैं, किस बात के विशेषज्ञ हैं ये लोग? ये तो कोई भी एग्जाम, कोई भी पेपर बना सकता है, ये विशेषज्ञ हैं। इसलिए तो इनको रखा गया है कि आप ऐसा पेपर तैयार करो जिसको अगर 30 दिन चलाया जाए तो मामूली सा लेवल में मामूली डिफरेंस आए, ठीक है। तो ऐसे ये आवाज़ उठा सकते हो आप, उठानी चाहिए। तीसरी ये कि एग्ज़ाम हो रहा है और उसके जो भी व्यक्ति, अभी जैसे इनने क्या किया है व्यापम ने कि जितने पास होते हैं उन सब की लिस्ट डालना शुरू कर दिया। लिस्ट के साथ साथ आप उनके रॉ मार्क्स बताइए,
ठीक है। नॉर्मलाइजेशन हुआ तो किस आधार पे हुआ, कितने बच्चों की, मतलब नॉर्मलाइजेशन के पूरे जितने फॉर्मूले, जितना उन्होंने डेटा यूज़ किया कि किसी शिफ्ट में सबसे हाईएस्ट किसके थे, लोएस्ट किसके थे, किस आधार पे नॉर्मलाइजेशन करके और फिर व्यक्ति के 3 नंबर बढ़ रहे हैं, ये पूरी चीज़ पब्लिकली होनी चाहिए, तब जाके पता चलेगा कि मामला कहाँ गड़बड़ हो रहा है। ठीक है। और चौथी चीज जो आपको ध्यान देने लायक है, आप एग्जाम देने जा रहे हो, एग्जाम हॉल में बैठे हुए हो, आपके अगल बगल किसी कैंडिडेट का अगर कंप्यूटर खराब होता है, सर्वर डाउन होता है, उसको कहीं और बैठाया जाता है, तो आप अलर्ट रहिए। ये इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि उस व्यक्ति को किसी विशेष जगह बैठाया जाएगा या कि उसकी जगह कोई और एग्जाम देगा और वो निकल जाएगा और आप वहीं की वहीं रहोगे। तो ये चीज आपको भी ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है। बिना आपके अलर्ट मोड में आए काम नहीं चलने वाला। यूट्यूब में हो हल्ला करने से कोई मतलब नहीं है, मैं भी हल्ला ही कर रहा हूँ एक तरीके से। ठीक है। मैं आपको बस बता रहा हूँ, मैं आपकी हेल्प के लिए इतना कर सकता हूँ कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बना सकता हूँ, आप सारे लोग उसमें जुड़िए, अपने अपने लॉजिक रखिए और जो भी सीरियस कैंडिडेट हैं लॉजिक रखिए, आगे बढ़िए और लीड करिए, आपस में कंट्रीब्यूट करिए, पैसा कितना क्या खर्च हो रहा है और आपस में जाइए। मेरा आपसे किसी तरह का कोई लेना देना नहीं रहेगा कि नहीं मुझे पैसे दो, मैं ये करूँगा, फिर मैं उसमें कमीशन खाने लगूँ, ये सब मुझे नहीं करना। मैंने आप लोगों का दर्द देखा हुआ है, इवन अभी भी देख रहा हूँ, अभी भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ और मुझे पता है कि कितनी समस्याएँ होती हैं। ठीक है। पिछले 4-5 दिनों से जब से रिजल्ट आया है, तो मेरा नंबर हालांकि ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है, पर कुछ बच्चों के ऐसे फ़ोन आ रहे हैं बिल्कुल एकदम डिमोटिवेशन में भरे हुए कि सर इतनी तैयारी कर ली, इतना पढ़ लिए, लेकिन ऐसे फर्जी लोग आ रहे हैं तो हमारा क्या होगा। तो सही बात है भाई, अगर ऐसे फर्जी लोग आएंगे तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो तो 100 में से 100 नंबर लेके चले जाएंगे। अब तुम 100 में से 100 तो लाओगे नहीं, कोई भी नहीं ला सकता। पढ़ने वाला 100 में 100 कैसे ला पाएगा, वो तो फर्जी वाला ही लाएगा। फर्जी वाले ने 15 लाख दिए, अंदर चला गया, तुम बाहर रह गए। तो अपनी आवाज़ उठाओ, यूनाइट होइए। ठीक है। और ये जो स्टूडेंट वाला जो मुद्दा है, इसको इतना आगे बढ़ाइए कि बच्चे, मतलब जो भी पॉलिटिशियन है, वो अपनी पॉलिसी बनाते समय आपको जरूर इंक्लूड करें कि भाई हमें विद्यार्थियों के लिए भी मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें ध्यान में रख के काम करनी है। अभी हम लोग एकदम निगलेक्टेड हैं। आप देखिए ओबीसी रिजर्वेशन का मामला 5 सालों से फंसा हुआ है। अब सबको पता है कि आप में दम नहीं है तो ये मामला खिंचता रहेगा। ठीक है। आप में दम होती खिंच पाता क्या मामला। अभी पंचायत चुनाव के मामले इसी रिजर्वेशन की वजह से फंसा हुआ था। 4 महीने में सॉर्ट आउट हो गए, चुनाव हो गए, दूसरे जो है तो पंचवर्षीय के लिए चुनाव होने वाले हैं, आप उधर ही के उधर फंसे हो। इवन उनने 87-13 में और बांट दिया, डिवाइड एंड रूल। आप 87 वाले खुश होके हमारी नौकरी लग गई, हमारी नौकरी लग गई। भाई तेरी नौकरी लग गई, तेरे बगल वाला जिसमें कि तेरा भाई कोई शामिल होगा वो फंसा रह जाएगा। कब तक फंसा रहेगा कोई गारंटी नहीं। तो आप यूनाइट होइए। ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। मैं ग्रुप बना दूंगा, उस पर अपन डिस्कस करेंगे। आपको जो जैसी मदद चाहिए हो मैं आपको गाइड कर सकता हूं, बाकी आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं तो ठीक है, मैं तो बिजी हूं, मेरी तो भाई नौकरी है, मैं अपनी पढ़ाई भी कर रहा हूं, और चूंकि नौकरी के कारण मैं बहुत ज़्यादा सरकार के खिलाफ नहीं जा सकता। आप समझ सकते हैं, नहीं भी समझ पाएंगे तो मुझे पता है, मैं समझ सकता हूँ। ठीक है। बाकी दूसरे लोग आएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि लोग ईमानदार ही रहें, है ना। वो ज़माना जा चुका है जब महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग थे। अब वो हैं कि आपकी आग में खुद सेक के और निकल लेंगे और आप वहीं के वहीं रह जाओगे। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि मतलब चीज़ें ठीक लगी होगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मतलब आवाज़ उठाइए अपने लिए। मुझे बहुत दुख लग रहा है जब से मैंने ये सिनेरियो देखे हैं, सच में बहुत ज़्यादा दुख लग रहा है कि कैसे कोई फर्जी लोग, और मतलब गवर्नमेंट भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। इनकी तरफ इनको ऐसी खतरनाक सज़ा होनी चाहिए कि लोग ऐसा काम करने से बचें। पर अब क्या ही कहें, अभी हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसा अभी कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो ज़रूर ऐसा होगा। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, ख्याल रखिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।